discuss about exercise 4.1, and in today's class we discuss 4.2 exercise, in which we find out how to find a cube root of numbers. In the previous class we only discuss about the cubes, how to find the cubes of a number, but in today's class how to find the क्यूब रूट्स. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं. अब हम करते हैं क्यूब रूट्स. तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम में क्या बनाएंगे, अब 3 के पेयर्स बनाएंगे. तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर इसमें, सो एलसीएम इसका लेंगे हमारे पास 3, 2, 7, 6, 8. फर्स्टली 2 से डिविजिबल बिकॉज लास्ट डिजिट इज 8. सो 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 2 8 जा and 2 4. ठीक है. अगेन लास्ट डिजिट इज 4, तो 2 से डिविजिबल है. 2 8 जा 2 1 जा 2 9 and 2 2 जा 4. 2 4 जा 8, 0 बिकॉज 1 है. 2 9 जा 18, 1 and 2, तो 2 6 जा 12. ठीक है. नाउ 2 से डिविजिबल है 2 0 4 and 8. अगेन 2 से डिविजिबल है 1 0 2 4. अगेन 2 से 2 5 जा and 2 1 जा 2. अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा and 2 56 आ गया. 2 128 आ गया. अब हमारे पास 2 से अगेन जाएगा 2 कितना देगा 2 64. अगेन 2 से 2 32. अगेन 2 से कितना हो गया 16. देन अगेन 2 से 2 8 जा 16 होता है. 2 4 जा कितना होता है 8. 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. ठीक है. तो अब 3 के पेयर्स बनाने हैं. या तो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो, या यहीं पे 3 के पेयर्स बना लो. 1 2 3 4 and 5. ठीक है. तो क्या है हमारे पास ये 5 टाइम्स क्या है 2 है. तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स है. और ये क्या है हमारे पास इसका क्यूब रूट. तो क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 and 16 मल्टीप्लाई 2 is 32. So cube root of this number is 32. क्यूब रूट के लिए साइन हम क्या बना सकते हैं स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं 3. ठीक है. दिस विल बी द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट साइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so in the next question we have to evaluate, and there is a symbol that I told you already that this will be the sign for cube root. So यहाँ पे अब हम इनकी क्या निकालेंगे क्यूब रूट्स, और उसके बाद इनको इवेलुएट करना है. क्यूब रूट के लिए हम अगेन फिर वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे. सो एलसीएम 16 का करेंगे कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 2 4 जा 8, 2 2 and 2 1 जा. ठीक है. ये हो गया हमारे पास 16 के लिए. अब 4000 के लिए करें तो क्या हो जाएगा 4000, 2 2000 हो गया. अगेन 2 से 2 1000 हो गया. 2 500. ठीक है. उसके बाद 2 से अगेन करेंगे कितना हो जाएगा 250. 250 के बाद अब हमारे पास कितना हो जाएगा 125. अब 125 किससे होता है 5 से, 3 से नहीं होता है बिकॉज so 2 2 5 2 then 5 5 them, so 5 5 and 5 and 5. ठीक है. so these are the factors. तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे इनके. so यहाँ पे अब हमें दिख रहा है ये तो क्या हो गया बाहर हो गया 2 के. ठीक है. और रूट में क्या आ गया रूट 3 जो है हमारे पास, बिकॉज 3 पेयर्स बनाते हैं उसको सिर्फ 1 टाइम्स लिखते हैं. यहाँ पे भी हम 3 के पेयर्स बना लेंगे 1, और ये हो गया हमारे पास. ठीक है. तो यहाँ पे अब क्या बन गया 2 5 जा 10, और उसके रूट में क्या है हमारे पास वो मल्टीप्लाई 2. ठीक है. अब क्या इन रूट्स को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो सिर्फ 3 पेयर्स बन जाएंगे. तो 2 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पे क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे क्यूब रूट का साइन हर जगह बनाना है. तो 2 मल्टीप्लाई 10, और ये अगेन एक और फैक्टर बन गया 2 का. तो कितना होगा हमारे पास 40 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ से आपको रेस्ट पार्ट इसी के तरह से करने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड अगेन क्यूब रूट. लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रैक्शंस में वैल्यू और एक नेगेटिव साइन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके क्यूब रूट से निकालेंगे अलग अलग. ऊपर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ का अलग साइड से निकालेंगे. तो 2 2 जा 2048. अगेन 2 से डिविजिबल है 21024. अगेन 2 से डिविजिबल है 512. 2 से अगेन डिविजिबल है 256. देन अगेन 2 से 128, 264, 232, 216, then 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2. ठीक है. these are the factors of these 4 0. अब कलम में इसमें पेयर्स बनाने हैं 2, एक ये बन गया, एक ये और एक ये. तो कितने हैं हमारे पास 4 टाइम्स. ठीक है. अब हम किसके लिए करते हैं ये 4 टाइम्स हो गया, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसका क्यूब हो गया ना. जो डिनोमिनेटर में उसके लिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4 2
42875, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से किससे देखेंगे, 2 से डिविजिबल लेंगे, देन 3 से देखते हैं। 3 के लिए क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 8 is 14, 14 + 12 is 26, which is not a multiple of 3. So 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 3 7 5 7 जा 35, 2 5 2 5 5 जा, ठीक है। अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 3 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा, ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 49, 7 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। अब पेयर्स बनाते हैं 3 और ये 3, तो कितने बन गया हमारे पास, 5 और 7 का ही पेयर बना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो अब कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 / 35। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ दिस फ्रैक्शन, -4096 एंड 42,875, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so students, in the fourth or fifth question you have to find the cube, and thus in the fifth question there are decimal numbers. तो decimal में क्या करना है, उसका cube root कैसे निकालना है, तो first of all उस decimal को change करना है in the fraction. For example, if we have 1.331, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1331 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, और अब इसको क्या करना है, सेम लाइक जैसे हमने थर्ड पार्ट में करा था कि दोनों का एलसीएम अलग अलग से लेना है, और उसके बाद जो फ्रैक्शन बने उसी को हमने वैल्यूज में उसका क्यूब रूट लिख देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 6, विच इज अ वर्ड प्रॉब्लम. सो 3 numbers are given in the ratio 2:3:4 and the sum of their cubes. उनके क्यूब का सम कितना हमारे पास 20. तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, लेट नंबर्स आर, जो नंबर्स हो गए वो क्या हो गया हमारे पास 2x, 3x और 4x, ठीक है। अब गिवन क्या है कि सम उनके क्यूब का, मतलब कि इन सबके क्यूब का सम कितना गिवन है हमारे पास, क्यूब, इसका भी क्यूब, ठीक है। क्यूब का सम कितना है हमारे पास यहाँ पे 33,957, ठीक है। नाउ इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब और x का क्यूब क्या हो जाएगा x की पावर 3, बिकॉज जितनी भी जिसका भी पावर जितनी होती है उसी में वेरिएबल में क्या लग जाता है, उसी की पावर में हो जाता है, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स करेंगे 27 और x की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 4 को हम करेंगे 64 और x की पावर 3, दैट विल बी इक्वल टू 33,957. ना x क्यूब सभी में है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जो वेरिएबल्स जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल मतलब कि 64, 27 और 8, इनको क्या करेंगे अब सम करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 7 15, 15 + 4 is 19, 1, so 2 and 6 8 and 9, 99 और x की क्यूब इज इक्वल टू 33,957. अब हमें x का क्यूब यहाँ रखेंगे और 99 यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 99 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ऊपर वाली वैल्यू भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 9, ठीक है। अगेन 3 से देखते हैं, सो 1 + 1 और 3, तो ये भी 3 से डिविजिबल है 11 और ये किससे चला जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 एंड 21 2 1 3 7 जा 8, ठीक है। अब 11 से इसको करके देखते हैं, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 4 7, 11 4 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 343 आ गया। तो x की पावर क्या आ गया 3 हमारे पास 343, और 343 अगर क्यूब नहीं पता हो तो हम वैसे निकालेंगे एलसीएम से, लेकिन हमें पता है ये किसका होता है 7 का क्यूब, क्योंकि 10 या 20 तक तो आपको क्यूब रूट्स याद ही करने पड़ेंगे, तो ये 7 का क्यूब होता है, पावर से पावर कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, ठीक है। तो वैल्यूज क्या कहती है हमारे पास 2x, 3x और 7x, और x की वैल्यू क्या आई है 7, तो नंबर्स क्या बन गए 14, 21 और 28, तो नंबर्स क्या अब हमारे पास 23. तो इसमें क्या करा है, नंबर्स रेशियो में गिवन थे तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग x मान लेते हैं, क्यूब का सम गिवन मतलब इनके क्यूब का सम करा हमने, तो सोल्व करा ये x की क्यूब सब में कॉमन था, तो हमने क्या कर दिया न्यूमेरिकल जो इसके आगे थे उन सबका सम करा, जो कि 99 हुआ. 99 इधर जाके क्या होगा डिवाइड, कैंसिल आउट हो रहे थे वहां से तक कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ गया हमारे पास x की पावर 343 विच इज द क्यूब ऑफ 7. तो x क्या आ गया हमारे पास 7, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है. सो दैट इज अबाउट द एक्सरसाइज 4.2 एंड दैट इज ऑल्सो अबाउट द चैप्टर नंबर 4. In next class we start with a new chapter that is 5. Thank you. Have a nice day.
8th class. Students, we are going to start with the next chapter, chapter number 7, non-finite. So students, I will tell you about the define of non-finite verbs. Non-finite verbs are those verbs which cannot be changed according to the tense, number of persons, and according to the action. Doing action. So first of all, write it down, the define of non-finite verbs as given in your book. I will tell you the main heading of the define. Not, does not change according to the number of person, tense, or doing action. Verbs can be the same. So I will give you an example. Example is I can swim. जो swim word है इसमें, ये word according to the person, according to the tense and doing action, it will not be changed. ये verb हमारी change नहीं होगी due according to the tense or anything. So they are called non-finite verbs. But infinite verbs, जो finite verbs होते हैं, वो according to the tense, according to the person and according doing action, they can change. Infinite verbs, they can change. So students, we are going to discuss about the non-finite verbs in detail. In non-finite verbs, I will tell you the kinds of non-finite verbs. We are having 3 non-finite verbs define kinds. First is infinitive. Second one is participle, and third one is Grunyard. So students, we are having 3 kinds of non-finite verbs as you see on the blackboard, and I will tell you one by one. First is finite verbs, how they can change and how they cannot change. First kind is infinitive non-finite verbs. So infinitive के अंदर भी हमारे पास 2 parts हैं, that is present infinitive and past infinitive. So students, present infinitive में क्या होगा, where you are going to put to with present tense. According to the present tense, you are going to put to drive. And past perfect के साथ होगा, ये past के साथ नहीं, perfect के साथ होगा, to have driven. According to the tenses, it will change in the infinitive participles. To start with the present tense के साथ हम present use करेंगे, perfect के साथ हम perfect use करेंगे, have driven. Second point is participle. In participle verb, we are going to use present and past. In present and past, but in infinitive we are going to use present and perfect. In participle we are going to use present and past. Present के अंदर आपको पता है driving, and past के अंदर क्या जाएगा, second form of the verb, so draw. Okay, like this we are having. Third one is Grunyard. In this we are not going to use any tense, हम कोई tense use नहीं करेंगे. So we are using only simple present tense. You see here driving, only driving. So according to the non-finite kinds of verbs, we are having infinitive में हम 2 use करेंगे, present and perfect. पार्टिसिपल में प्रेजेंट एंड पास्ट. ग्रेन्यूड में हम सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे, कोई टेंस यूज़ नहीं करेंगे, ओनली ड्राइविंग.
According to the tenses, this is not going to change. But in infinitive and participle, we are going to change with the according to the tenses. So students, we are having a book exercise also. So first on page number 71, page number 79, we are having a workout. You can do it on your own. इसमें आपको finite verbs और non-finite verbs को आइडेंटिफाई करना है. So finite verbs को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? First sentence is the recovered animals will be released. So the recovered animals will be released. So in this sentence, recovered is changed according to the tense. So this is finite. And animal will be released, and released is also finite क्योंकि according to the tense it will change, but animals is not going to be changed. So you have to identify non-finite verbs and finite verbs according to the sentences. So page number 79 is your homework. Do it on your own to identify the questions. Thank you everyone. I hope you understand this non-finite kinds of verbs. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम. आज हम कक्षा 8 का पाठ पहला भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इसका रिवीजन करेंगे. तो आपने भाषा पढ़ा था और भाषा के भेदों के बारे में पढ़ लिया था कि भाषा के 2 भेद हैं या भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक. अब उसके आगे पढ़ते हैं कि भाषा के विविध रूप. भाषा के विविध रूप हैं जिसके अंदर मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मानक भाषा, भाषा और बोली. तो कुछ अन्य रूप भी हैं भाषा के. मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपनी मम्मी पापा से, परिवार से सीखता है, उसे कहते हैं मातृभाषा. राजभाषा वो होती है जो वह भाषा जो देश के कामकाज में प्रयुक्त होती है, उसको राजभाषा कहते हैं. भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है. अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, पर अब यह स्थिति बनी हुई है. राष्ट्रीय भाषा है. राष्ट्रीय भाषा का सम्मान उस भाषा को मिलता है जो देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है. और भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और जिसकी लिपि है देवनागरी. अब है मानक भाषा. मानक भाषा क्या होती है? शासन, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में एक रूपता लाने के लिए मानक भाषा को मान्यता दी गई है. हिंदी का मानक रूप स्थिर हो चुका है, जैसे गई, ठंड, ख, झ, शुद्ध आदि. ये यानी कि जो आप जैसे इसमें लिखते हो, पहले आप ठंड लिखते थे, अगर देखोगे तो आप यहाँ पे इस तरह से न बनाते थे. तो हिंदी का मानक रूप क्या है? ऊपर इस तरह से बिंदी लगाना. जिस प्रकार से आप हिंदी लिखते हो और हिंदी के या तो आप बीच में न लिखते हो या फिर ऊपर बिंदी लगाते हो, तो जो ऊपर अनुस्वार बिंदी जिसको कहते हैं अनुस्वार, के अनुस्वार वाला जो रूप है वो हिंदी का मानक रूप है. जिस प्रकार से ये शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध पहले लिखने के लिए द के नीचे ध इस तरह से लगाया जाता था, लेकिन इसका मानक रूप कौन सा है? ये आधा द और ध, ये शुद्ध है. अब है भाषा और बोली कि जब कोई भाषा काफ़ी बड़े भूभाग में प्रयुक्त होती है और उसके कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं, उन्हीं को क्षेत्रीय रूपों को बोली कहते हैं. तो बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप है वो बोली है. आमतौर पर बोली बोलने तक ही सीमित रहती है तथा इसके लिखित साहित्य नहीं होता. कई बार कोई बोली विकसित होकर भाषा का रूप भी ग्रहण कर लेती है, जैसे ब्रज अवधि बोलियों में साहित्य की रचना हो रही है. जैसे पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी. कुछ प्रमुख बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी में अवधी, बेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी. अब है आपका लिपि. तो लिपि क्या है? लिपि होती है भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, या फिर भाषा के जो लिखने का ढंग है उसे हम लिपि कहते हैं. मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिखित लिपि का आविष्कार हुआ. लिपि का अर्थ होता है लिपना. तो ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप को लिपि कहते हैं, कि जो ध्वनि होती हैं जो हम बोलते हैं उनको लिखित रूप में लिखना ही लिखित रूप उनका जो है वो क्या कहलाता है? आपका लिपि कहलाता है.
प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत भाषाओं की लिपि देवनागरी है। कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है कि कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। अब है जिस प्रकार से हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतावली इनकी भाषा लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू, फारसी, अरबी की लिपि फारसी है। अब है भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाएं। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई हैं। वही इसके अंदर कुछ भाषाएं हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बाड़ो, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अब है हिंदी भाषा। तो हिंदी आर्य भारत परिभाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। ये राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, द्वितीय भाषा, संपर्क भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी भाषा का क्षेत्र व्यापक है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, अंडमान निकोबार राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा का माध्यम है। हिंदी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों की संपर्क भाषा भी है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 में कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। आगे है व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध व्यवहार के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। यह नियम व्याकरण के द्वारा ही ज्ञात हो सकते हैं। जो कुछ नियम हैं जिनको हम व्याकरण के द्वारा ही जान सकते हैं और उसी के द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। तो व्याकरण की परिभाषा हो गई, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण है, इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार है वर्णों के आकार, प्रकार, भेद पर विचार कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों को किस प्रकार से बोला जाता है, उनके भेद आदि सभी। शब्द विचार में शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है कि वर्णों से मिलकर बने हुए हैं शब्द, तो वर्ण शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है, भेद आदि पर विचार। पद विचार, पद भेद पर विचार कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं, तो उन पदों का हमें भेद, उनके बारे में पता चलता है। वाक्य विचार, वाक्य के प्रकार, भेद, विराम चिन्ह आदि पर विचार कि वाक्य कितने प्रकार के हैं, उनके भेद, उनके विराम चिन्ह आदि के बारे में। अब है हमारे प्रश्न उत्तर इसमें। तो प्रश्न में पहला है, भाषा से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर, किन्हीं 2 बोलियों के नाम। भाषा के कौन कौन से रूप हैं और भाषा का मूल रूप कौन सा है? लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने का वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न देख लो पहले कि भाषा के कौन कौन से रूप है और भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और भाषा का जो मूल रूप है वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जो भाषा मुख से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न था हमारा, दूसरा, भाषा और बोली में अंतर और किन्हीं 2 बोलियों के नाम। तो भाषा और बोली में अंतर है, बोली मुख्यतः बोलचाल के काम आती है और जो भाषा है वो बोलचाल के साथ साथ में प्रमाणिक लेखन में भी काम आती है। बोली है, इसकी लिपि आवश्यक नहीं होती, लेकिन भाषा है, इसकी लिपि अवश्य होती है। तीसरा अंतर है कि इसका यानी बोली है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन जो भाषा है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। तो किन्हीं 2 बोलियों के नाम में हमने लिखा ब्रज और अवधि। 2 बोलियां हैं, ब्रज और अवधि। चौथा प्रश्न है हमारा, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखिए। तो लिपि की आवश्यकता क्यों है? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों है? भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है।
तो हमें 2 लिपि लिखनी थी, हमने वो भाषा और लिपि लिखी कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी, या आप सिर्फ लिपि लिख सकते हो कि देवनागरी लिपि और गुरुमुखी लिपि। अब इसके आगे करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो ये प्रश्न हो गए आपके। इसके बाद में आपके सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। भारत के संविधान में 20 भाषाओं को मान्यता दी गई है, सही है या गलत है? गलत। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, सही। व्याकरण के 2 अंग होते हैं, गलत। कितने अंग होते हैं? 4। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, सही। राजभाषा का प्रयोग राजकाज के कामों में किया जाता है, सही। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, सही। 3 उदाहरण दीजिए कि आपको लिखित भाषा के 3 बताने उदाहरण और मौखिक भाषा के 3 उदाहरण। तो लिखित भाषा में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, निबंध लेखन, कहानी लेखन यानी लिखने वाली चीज़ें। मौखिक भाषा में वार्तालाप हो गए, अंतराक्षरी हो गई, भाषण आदि। अब है आपका कोष्टक में दिए गए उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान क्या करवाता है? बोली या व्याकरण? क्या करवाएगा? व्याकरण। मराठी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। लिखित रूप भाषा का स्थायी रूप है। भाषा के डैश यानी लिखने के ढंग को कहते हैं लिपि। अब है इसके अंदर बेटा वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से भाषाओं के नाम ढूंढकर लिखो। तो ये आप खुद से करोगे बुक में से कि इसमें से आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे देखो मैं एक बता देती हूँ आपको, यहाँ पे बन रही है मणिपुरी, ठीक है, भाषा हो गई। इस प्रकार से देखो एक ये बन रही है आपकी अंग्रेजी, एक बन रही है मराठी। तो इस तरह से आप ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे जितनी भाषाएं आप ढूंढ सकते हैं। लास्ट प्रश्न है इसमें, इन राज्यों की भाषाओं के नाम लिखिए। तमिलनाडु की भाषा है तमिल, केरल की मलयालम, कर्नाटक की कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी। अब यहाँ पर एक प्रश्न रह गया था बेटा हमारा कि वर्ग की मिलान करना है इसमें। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और फ्रेंच की रोमन। तो बेटा बुक एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है और बाकी ये प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। A very pleasant morning to all my dear students and all the viewers of this video. Student, this is Vinita ma'am teaching in MLP International School, Rajpura. Welcome you to our YouTube channel of online classes. This video is for class 8th. And student, we are going to revise the question answers of chapter 4. In this chapter, we have read about the metal and non-metals. Metals क्या होते हैं, non-metals क्या होते हैं, what are their different properties, how they occur, physical property, reactivity series, and so many more things we have read in this chapter. So relevant to these topics, we are now going to revise the question answers. So student, we will start from the short questions. Student, here we have the short questions. The first question is, give two uses of highly sonorous metal. हमें इस क्वेश्चन में हाईली सोनरस मेटल जो होते हैं उनके 2 यूजेस बताने। द फर्स्ट वन इज दीज मेटल आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। ये मेटल्स बेल्स बनाने के लिए यूज होते हैं। द सेकेंडली दीज आर यूज फॉर मेकिंग स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वायलिन। ओके, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये जो नॉन मेटल होते हैं, सोनरस मेटल, इनका यूज करके हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनकी स्ट्रिंग्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो इसी से बनी हुई होती है। Now student, the question number 2 is about what is an element and how are the element classified. Elements क्या होते हैं, ये किस तरीके से classified होते हैं. Firstly, we will do the definition, that is a pure substance that consists of only one kind of atom and cannot be broken into smaller units are called elements. Student, elements वो substance होते हैं, pure substance, जो कि only one kind of atom, उनके अंदर सिर्फ एक ही काइंड का एटम होता है। दैट इज सपोज दैट हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। एंड कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। वो और भी स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो दीज आर द एलिमेंट। ओके, एक क्लासिफिकेशन है, देखिए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स में क्लासिफाइड किया गया। द क्वेश्चन थर्ड इज अबाउट
Write the reaction which take place when sodium oxides react with water. ऐसा रिएक्शन बताना है जिसमें कि वैन सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, सॉरी सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, देन व्हाट इट फॉर्म्स. When student sodium get reacted with water, it forms sodium hydroxide because here water carry the hydrogen and oxygen molecules both. So here we will write Na2O plus H2O दोनों मिक्स हुए. When these two get mixed, they form 2NaOH, sodium hydroxide. 2 is here for balancing figure. Now question number 4 is give two uses of metals and non-metals. Uses of metals बताने स्टूडेंट, सिल्वर, मर्करी. These हमने ये दो मेटल्स लिए हैं. सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट. मर्करी इज यूज इन थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर. बैरोमीटर और थर्मोमीटर में मर्करी यूज होता है. सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए होता है. नेक्स्ट इज uses of non-metal. Non-metals में we have taken about oxygen. Oxygen is used in burning, respiration etc. respiration process जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है उसमें भी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड बर्निंग, व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट गेट बर्न्स इट रिक्वायर द ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड अदर फर्टिलाइजर्स. नाइट्रोजन जो स्टूडेंट वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह को बनाने में यूजफुल होता है, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया वगैरह में. यू हैव रेड अबाउट इन चैप्टर फर्स्ट दैट देयर फ्यू nitrobacter are present who convert the nitrogen into through nitrification process. तो आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. Now the next question number 5 is write the word equation for the reaction of magnesium with boiling water. आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैग्नीशियम के साथ जब बॉइलिंग वाटर रिएक्ट हो रहा है देन उसका वर्ड इक्वेशन लिखना है. इट कैन बी डिपिक्टेड इन दी फॉर्म. वर्ड इक्वेशन सी है, मैग्नीशियम गेट रिएक्टेड विद हॉट वाटर. जब मैग्नीशियम को हमने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया है देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गेट रिलीज. तो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी स्टूडेंट एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. Now the question number first is we are going to do the long questions revision. First question is about differentiate between metals and non-metals on the basis of physical properties. Student, we have to categorize, we have to differentiate between metal and non-metal on the basis of their physical properties. So here is the difference. The first is on the basis of physical state. Student, if we are going to talk about if we are talking about metals physical state, so see, metals are solid at रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी के अलावा मर्करी जो होता है स्टूडेंट वो ओनली एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. नेक्स्ट इज दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स. नॉन मेटल तीनों स्टेट्स में रहते हैं. सॉलिड में आप एग्जांपल ले सकते हैं सल्फर, लिक्विड ब्रोमाइन, एंड गैसेस में स्टूडेंट दैट इज ऑक्सीजन. Okay, next is appearance. This is the luster and they have dull appearance. इनकी lustrous होती है, इनकी dull appearance होती है. If we are talking about the hardness में क्या होता है स्टूडेंट, metals hard होते हैं, non metals soft होते हैं. malleability में they can be beaten into sheets and they cannot be beaten into sheets. ये sheets में convert किए जा सकते हैं but non metals को हम sheet में convert नहीं कर सकते. that is the malleability. डक्टिलिटी में इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है और इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मीन्स पतली सी तार नहीं बनाई जा सकती. थर्मल, दैट इज द हीट कंडक्टिविटी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर द बैड कंडक्टर्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, metals have high melting and boiling point but non-metals have low melting and boiling point. So students, these were the differentiations between the metals and non-metals. This is a very important question for you. Any 5 among this you can learn. Okay, now the question number 2 is about the differentiate between metals and non-metal on the basis of their chemical properties. इसमें student chemical प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हेन मेटल गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, जब ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं दे फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं विद ऑक्सीजन. ओके, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड. नॉन मेटल जब रिएक्ट होते हैं देन ये एसिडिक और न्यूट्रल फॉर्म करते हैं व्हेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. नेचर देखिए ऑक्साइड्स का कैसा होगा, ये मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे
एंड दे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं. रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट होंगे देन दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसमें से. ओके, बट व्हेन द नॉन मेटल गेट रिएक्ट, फर्स्टली तो दे डोंट गेट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, बट ऑक्साइड्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस एसिड्स. लेकिन जिनके ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब वो रिएक्ट होते हैं तब वो एसिड्स फॉर्म करते हैं. रिएक्शन विद एसिड्स, अगर नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट होंगे देन दे डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, एसिड्स में से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं. एंड दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये नहीं करते हैं. रिएक्शन विद अल्कलीज, जब अल्कलीज के साथ रिएक्शन होगा तो ये रिएक्ट विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज लिबरेटिंग. तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है, जब मेटल एल्कलीज के साथ रिएक्ट होते हैं हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज के साथ, तो वो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं. द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद अल्कलीज आर कॉम्प्लेक्स, अगर हम नॉन मेटल को अल्कलीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये चीजें टफ हो जाती है, बट बिकॉज उनको डिसॉल्व होने में, उसके साथ रिएक्शन करने में टाइम लगता है, एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हो जाती है. द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन. व्हेन नॉन मेटल गेट रिएक्टेड विद, या फिर उनका हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें तो एक्टिव मेटल, मेटल में जो भी मेटल एक्टिव होता है दैट डिस्प्लेस द लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन. इफ द सॉल्ट सॉल्यूशन आर मेकिंग हियर, सपोज दैट इफ वी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें तो सपोज दैट सिल्वर निट्रेट का रिएक्शन है, गेट कॉपर के साथ मिक्स करके हमसे फॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉपर उसको सिल्वर को वहां से रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, लाइक दैट. देन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल. जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं. सेम इसमें रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज. Reactivity series, sodium reacts violently with cold water where iron reacts with steam, copper. Students, see here the reactivity series. You have to revise from here. The reactivity series एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि मेटल्स उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रहते हैं. जैसे कि पहले सबसे टॉप पर सबसे मोस्ट होगा, आफ्टर दैट सबसे लीस्ट होगा. तो हाइड्रोजन ऑल्सो इंक्लूड होता है उसमें. मोर रिएक्टिव इज एट द टॉप, लेस रिएक्टिव इज एट द बॉटम. हेल्प टू प्रिडिक्ट अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये केमिकल रिएक्टिविटी को शो करते हैं. यू कैन सी दैट दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. हियर पोटेशियम इज ऑन द टॉप एंड प्लैटिनम इज एट द bottom, because the platinum is less reactive than the sodium. So these all are mentioned according to their reactivity series. Here we have fifth question, what is displacement reaction and why iron displaces copper from its salt solution. I have told you that displacement reaction जो होता है student, a reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. Salt solution में जो more reactive element होते हैं, more reactive metal होते हैं, वो less reactive को displace करते हैं. That is the displacement reaction. Iron can displace copper from its salt solution because iron is placed at higher. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आयरन जो है वो हायर पे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर उसके नीचे होता है. सो इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसीलिए आयरन मोर रिएक्टिव होता है. सो इट डिस्प्लेस द कॉपर. एक्सप्लेन दीज टर्म्स. इन क्वेश्चन 4 यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स. मैलिबिलिटी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल होती है जो कि क्या अलाउ करती है. मैलिबिलिटी में हम किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं. लस्ट्रस हैविंग शाइनिंग सरफेस, जो शाइनिंग सरफेस होता है मेटल का, दैट इज द लस्टर. सोनोरिटी दैट प्रोड्यूस द साउंड, रिंगिंग साउंड जिसमें से प्रोड्यूस होता है जब हम उसको स्ट्रक करते हैं, जब तेजी से उसको मारते हैं, किसी भी चीज को बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज द सोनोरिटी. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ब्रिटल क्या होता है स्टूडेंट,
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टीज होती है इन विच मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसमें कि मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल को हम शीट्स में वैसे भी जनरली कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो Good morning students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we complete our 16th chapter short and long question, and in this class we start our 17th chapter of geography. The exercise of this chapter we do in previous class, and today we do short and long question of this chapter. Our first question is, what are the different categories of minerals? कि जो खनिज होते हैं उनकी विभिन्न श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? आंसर इज देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स। की मिनरल्स की दो बड़ी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक मिनरल, दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। कि ये कहाँ से मिलती हैं? हमें लिविंग थिंग्स से मिलती हैं। ऑर्गेनिक मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं? लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। सेकेंड इज इनऑर्गेनिक मिनरल्स, दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोगैस? कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, वो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो पानी से बनती है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एंड बायोगैस, बायोगैस जो नेचुरल जो हमारा कूड़ा करकट होता है, गोबर होता है, उसको जब वो गल सड़ जाता है तो उससे गैस पैदा होती है, उसको बायोगैस कहते हैं जी। ठीक है, आंसर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोगैस। फर्स्ट, बोथ आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि दोनों ही रिन्यूएबल सोर्स हैं, मतलब बार बार में बन सकते हैं। सेकेंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड in water at some height, where biogas is generated from the decomposition of organic waste. कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से बनती है? कि पानी को पहले स्टोर किया जाता है, फिर उसको एक ऊंचाई से गिराया जाता है, तो क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जबकि बायोगैस जो होती है वो कहाँ से बनती है? वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनती है। थर्ड इज hydroelectricity is obtained from mechanical process, but biogas is the result of natural process. कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब मशीनी प्रोसेस है, जबकि बायोगैस रिजल्ट है नेचुरल प्रोसेस का। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, मेंशन द 3 R's. द प्रैक्टिस ऑफ 3 R's शुड बी प्रोमोटेड टू कंजर्व एनर्जी। कि 3 R's को क्यों लाया गया है? क्योंकि ये एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कि 3 R's का मतलब क्या है? फर्स्ट रिड्यूस, सेकेंड रीयूज, थर्ड रिसाइकिल। फर्स्ट रिड्यूस, रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। कि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको एक्सप्लॉइट करना बंद करो, मतलब उसके ऊपर जो अत्यधिक दबाव बना हुआ है, अत्यधिक जो अत्याचार हो रहा है, जैसे वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है, तो उसको कम करो। रीयूज़, यू कैन रीयूज़ समथिंग। कि आप किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पानी है। पानी का एग्जांपल हम देते हैं कि आपने पानी को एक बार यूज़ किया, कपड़े धोए, फिर उसको पौधों में डाल दिया, तो उसके 2 यूज़ हो गए, तो इसको क्या है? रीयूज़ है। थर्ड इज रिसाइकिल, द मटेरियल यू थ्रो अवे टू बी यूज्ड अगेन बाय मेकिंग दैम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। कि जो मटेरियल्स आप फेंक देते हो उनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो कोई नई चीज़ बना के। जैसा कि अभी आप अपना हमारा जो कॉम्पिटिटिव जो सेशन चल रहा है उसके अंदर आप लोगों को बताया गया है कि वेस्ट जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उनको आप दोबारा एक फ्लावर पॉट में आप एक चेंज कर सकते हो, उसको कलर करके, डेकोरेट करके। तो ऐसे ही वो क्या है? रिसाइकिल है। फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम द कन्वेंशनल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स आर इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो कन्वेंशनल रिसोर्स हैं। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस।
फिफ्थ इज नेम द कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बताने हैं। फर्स्ट इज विंड एनर्जी, सेकंड इज टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस। विंड हवा से जो एनर्जी होती है, जो बड़े बड़े पंखे लगा के हम विंड एनर्जी पैदा करते हैं। टाइडल जो ज्वार भाटे होते हैं उनसे जो एनर्जी बनती है। जियोथर्मल ये भूतापीय ऊर्जा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो अपने केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनसे। बायोगैस जो डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक थिंग्स का। नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट दैट कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है? जो हीट अर्थ के इंटीरियर से बाहर आती है, मतलब भूगर्भ से जो बाहर आती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जो हमें वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तब ये बाहर आती है, या कहीं से जो गैसर वगैरह निकलते हैं, जहाँ से गर्म पानी के, आपने सुना होगा कि वहाँ पे गर्म पानी निकलता है। जैसे हमारे हरियाणा में सोहना में गर्म पानी निकलता है, तो वो क्या है, वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा मिलने की संभावना है। Second point is the word geothermal comes from the Greek word geo earth and thermal heat। कि दो वर्ड से मिलके बना है। कि जियो का मतलब है अर्थ और थर्मल मतलब हीट, की पृथ्वी की हीट। जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके एंड कॉन्टिन्यूअल हीट लॉस फ्रॉम अर्थ इनसाइड। कि अर्थ के अंदर से जो कंटिन्यूअस हीट निकलती है उससे ये बनती है। Now we do our long question answer of this chapter. First question is what are mineral and power resources? कि mineral खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या हैं? Minerals are naturally occurring substance which have definite properties and which can be used for generating energy। कि minerals की एक definite property होती है, ठीक है, एनर्जी जनरेट करने की। जबकि पावर रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। कि पावर एनर्जी किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशियल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशियल रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ए नोट अबाउट द टाइप ऑफ कोल। कोल का टाइप बताना है आपको। 4 टाइप्स के कोल होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। कि इनके अंदर कार्बन की मात्रा के आधार पे 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है एंथ्रेसाइट, जिसके अंदर 90% कार्बन होता है और ये फर्स्ट ग्रेड का कोयला है। सेकेंड इज बिट्यूमेंस, इट हैज़ 65 to 70% ऑफ कार्बन। लिग्नाइट, इट हैज़ 40% ऑफ कार्बन एंड दस प्रोड्यूसेड लॉट ऑफ स्मोक। इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलती है। पीट हैज़ वेरी लिटिल कार्बन एंड इट जनरेट वेरी लिटिल हीट एंड ए लॉट ऑफ स्मोक। कि जो पीट होता है उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन होता है और थोड़ी सी ये हीट देता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है ये, और सबसे ज़्यादा धुआं इसमें से निकलती है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि जो एनर्जी का कंजर्वेशन है, कि एनर्जी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट। कि जो कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, वो बहुत सारे साल लेते हैं उनको रीजनरेट होने में, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं तो हम कंजर्व इसीलिए करना चाहिए कि ताकि ये बहुत सारे सालों में बनते हैं। सेकेंड इज दस देयर इज़ नीड टू शिफ्ट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। तो हमें ऐसे सोर्सेज के तरफ जाना चाहिए जो जल्दी से बन सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द 3 R's रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल शुड बी प्रमोटेड टू कंजर्व एनर्जी। कि जो फिर हमें किस चीज़ को अपनाना चाहिए? 3 R's को अपनाना चाहिए, जो क्या है? रीयूज़ है, रिड्यूस एंड रिसाइकिल है। इसका मीनिंग मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। फोर्थ है स्टेप शुड बी टेकन अप बोथ ऑफ द पब्लिक एंड इंडिविजुअल लेवल्स टू कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्सेज। कि अब हमें स्टेप उठाने चाहिए बोथ, कि लोगों को भी और खुद से भी। मतलब हमें सिर्फ लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि आप लोग इन चीज़ों को कंजर्व करो, हमें खुद को पहले ये प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए, तभी हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज के ऊपर एक अकाउंट, मतलब उसको बारे में बताना है अब हमें।
Conventional source of energy are the natural energy resources which are present in a limited quantity and are being used for a long time. कि कन्वेंशनल सोर्सेज की एनर्जी के नेचुरल सोर्सेज हैं जो प्रेजेंट टाइम में लिमिट क्वालिटी में हैं और एक लॉन्ग टाइम से यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिनको हम लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे हैं. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और इनको बनने में मिलियंस ईयर लगते हैं. एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनको ये दोबारा नहीं बन सकते. They pollute the environment by harmful gases and also contribute to global warming. और ये पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को क्योंकि इनमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करते हैं. इनसे ग्लोबल वार्मिंग की भी ज़्यादा संभावना रहती है. नाउ वी डू आवर फिफ्थ क्वेश्चन. गिव एन अकाउंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में अब हमें बताना है. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स विच आर कॉन्टिन्यूसली रीजनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेस. बेटा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो बार बार में रीजनरेट होते रहते हैं. दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. These can be used again and again. Example solar energy, wind energy, tidal energy, biogas and geothermal energy. They are environment friendly, don't pollute the environment. और ये environment eco friendly होते हैं, environment को भी कम गंदा करते हैं. Using these sources is less expensive, और ये कम महंगे होते हैं. देखो कोल, पेट्रोलियम कितना महंगा होता है, जबकि जो बायोगैस है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये बड़े ही ईजी वे में मिल जाते हैं. I hope students you understand all these questions very well. Revise all these questions carefully for your exam. Thank you. Good morning student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, as we all are nowadays doing our revision part, so in this regard I would like to tell you that whatever the instructions has been given to you, you have to follow that and do your work regularly and sincerely. Don't just waste your time as we are just doing the things. So in this regard, let us start. We have just completed up to chapter numbers 4, at least from all classes 6 to 8 classes. Now let us start. सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट है फॉर द क्लास 8. तो मैंने आपको पहला जो है ये बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी है मैं पेंडोरा वाला चैप्टर, और इसका कुछ एक्सरसाइज हम कर भी चुके हैं. तो आज का तो देखिए, इसमें चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. आपको करेक्ट वर्ड चूज करके एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. अब देखिए हैप्पीनेस, ये है प्रिवेटेड एंड प्रिविलेज दिस लैंड. तो इसका जो है करेक्ट इसका आएगा, ये है प्रिवेटेड. तो इसमें आपको ये करेक्ट इसका देखना है. अब दूसरा देखिए, ये है पारमेथिस ट्रेवल टू ल्यूमस. तो इसका करेक्ट ये ल्यूमस है, लीमस नहीं है, ल्यूमस है. एंड स्टोल द फायर फ्रॉम द ब्लैकस्मिथ. ये जो है ट्रेवल करके इसने ब्लैकस्मिथ से जो है फायर स्टोल की थी, चोरी की थी. अब देखिए थर्ड, व्हेन ज्यूस कम टू नो ऑफ इट ही बिकेम फ्यूरियस या फ्यूरियस. तो इसका ये जो है करेक्ट आपका ये आएगा कि वो उसको जाकर घबराने लगा. नंबर 4 देखिए, हार्मस टॉट हर हाउ टू बी बोथ चार्मिंग एंड डेक्टफुल एंड डाउटफुल. ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर आएगा डिस्ट्रैक्टफुल. तो अब देखिए नंबर 5, शी वॉन्टेड टू हैव अ क्विक पेप सो शी ओपन द लिड या क्विकली. तो लीड आएगा या लिड आएगा. तो इसमें जो है वो जो उसको जो है जल्दी से खोल कर देखना चाहती थी, तो यहाँ पे इसका लिड आएगा आंसर, सही करेक्ट आंसर ऑप्शन. नंबर 6 देखिए, बट देयर वॉज नो क्लेइंग ऑफ गोल्ड और ट्रेजर. तो यहाँ पे इसका करेक्ट वर्ड आपको क्लेम यहाँ पे टिक मैंने किया हुआ है, ये आपका आएगा, यानी कि करेक्ट आपका ये आंसर है. नंबर 7 देखिए, दे स्वॉर्म
Pandora and stung her all over the body. स्टंग की जगह यहाँ स्टंग आएगा कि वो जो है निकल के पेंडोरा को उन्होंने स्टंग किया यानी कि डक मारा। ये आपको कंप्लीट करना है, इसका ये करेक्ट है। अब देखिए नंबर अब देखिए आप इसका एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स यानी कि हमें विपरीतार्थक शब्द इसके बताने हैं। ब्राइटली का होगा डार्कली या डली। अब ये देखिए पनिशमेंट का होगा ये इम्यूनिटी या इम्प्यूनिटी। तो इसका है नंबर सी, देखिए 3 का एक्सेप्ट का हो गया रिफ्यूज या रिजेक्ट। और रेस्टलेस का आ गया काम पीसफुली। और गिल्ट का आ गया इनोसेंस। और जेंटली का अनकाइंड और ब्रूटल। और ये है क्यूरियोसिटी, इनडिफरेंस, ड्रग। तो ये इसका जो है ये एंटोनिम्स हैं इसके ऑपोजिट्स के। अब देखिए ये आपके नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब। स्टूडेंट अब देखिए ये है क्रॉप्स, फॉगी और फ्यूरियस, एक्सीलेंट, ट्रबल एंड पॉवर्टी एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ये स्टूडेंट मैंने जो है इसके यहाँ पे सेंटेंस आपको लिख करके दिए हुए हैं, आप इसे पढ़िएगा और जस्ट ट्राई टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू दिस ऑफ योर ओन। तो इसमें आपको जो है नेक्स्ट वी विल जस्ट सी। स्टूडेंट अब देखिए आपका उसमें मैंने आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 5 ऑफ 6 का। देखिए 6 में जो है मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स है। मैथोलॉजिकल क्रिएचर जो है पुराने ज़माने में जो है किस तरह से हमारी जो है हमारी सोच थी और किस तरह से हम स्टोरीज बनाते थे एक फनी क्रिएचर्स के बारे में। तो इस तरह से ये स्टोरीज हैं। तो इसमें जो है कुछ ऐसे जो है वो हैं क्रिएचर्स है जिनकी हमारी स्टोरी हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है। तो इसमें जो है ये हर कंट्री की अपनी एक स्टोरीज होती हैं, अपनी कहानियाँ होती हैं, उसमें जो है उससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें के बारे में बताया। तो पहले देखिए बेसिलिस्क। ये तो बेसिलिस्क एक ऐसा क्रिएचर है जो कि जो है आपको ये कॉमन नेम है लिजर्ड का, और जो कि आपको कहाँ पे मिलती हैं ये जो है इसको हम मीन्स और लिटिल किंग भी कहते हैं। बेसिलिस्क का मतलब होता है छोटा राजा। और ये जो है कहावत आता है कि इसका जो है ये लिब्रियन डेजर्ट पे पाई जाती है। और इसका ये यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा इसने दिया हुआ है और ये प्रोबेबली कैसा क्रिएचर होता है कि इसके स्टोरीज के पीछे का ये कोबरा, ये जो किंग कोबरा है ये उसके जो है प्रजाति से रिलेटेड होता है। और ये जो है और ये एक बार में इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जो कोबरा है उसको भी एक बार में ये ख़त्म कर सकती है। उसकी पॉइजन बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसकी आंखें जो है काफ़ी होती है क्रिएचर को ख़त्म करने के लिए, किसी भी चीज़ को पर्सन को ख़त्म करने के लिए। और प्लांट जो है वो तो उसके जो है अगर वहाँ से गुजर जाए तो भी उसको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसके ये जो है अटैक जो करते हैं तो ये इसका जो है एक वेपन के तरह उसका काम करती है। इसकी जो पॉइजन जो है बेसिलिस्क की बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये एक जो है पर्सन को ख़त्म करने में बहुत ही जो है स्ट्रांग होती है। और ये जो बेसिलिस्क है ये जो है अपने जो है हिंड लेग यानी कि पीछे के पैरों पर खड़ी होकर के भी ये जो है कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ठहरा हुआ जो पानी होता है उस पर बहुत ही स्पीडली जो है मूव करती है। जो बेसिलिस्क है वो क्या है कि जो है 70 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है और 28 सेंटीमीटर तक ये जो है लंबी होती है और इतनी बड़ी हो जाती है। और इसकी जो है ये जो है देखते हैं इसका टेल जो है वो बहुत ही जो है एक लंबी होती है। देयर बैक जो उनकी होती है वो भी डेवलप्ड होती है और इस तरह से जो इनका ये स्ट्रक्चर्स बताया गया है और फ्रॉग की तरह। और ये माना जाता है कि ये जो है जो खत्म करती है किल इन अ हार्ट ऑफ क्रो ऑफ अ कॉक। और जो है लेकिन अगर जो है इसको जो कॉक जो है वो कॉक के क्रो से ही इतनी खतरनाक और इतनी स्ट्रांग और इतनी पॉइजनस जो क्रिएचर है वो सिर्फ एक कॉक के क्रो करने पर ही ये यानी कि कॉक को
क्रो करके आसानी से इसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके करने से ये मर जाती है। तो आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि नेक्स्ट जो क्रिएचर है वो है मॉन्टर। मॉन्टर का देखिए, ये एक मॉन्स्टर है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स में आता है और इसकी जो बॉडी जो है एक ह्यूमन बीइंग की होती है और उसका सर जो है वो एक बुल की तरह होता है। और इसमें जो है ये ह्यूमन फ्लैश को खाने में ज़्यादा बिलीव करता है, उसको अच्छा लगता है और ये अंडरग्राउंड रहता है। जैसे कि प्लेस ऑफ मोनेस, इसके ये किंग ऑफ क्रिएट, ये किंग के द्वारा बनाए गए होते जो अपनी लड़ाई झगड़े में इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है इसको जो है थॉमस के सन के द्वारा ये मारा गया था। तो इसकी ये छोटी सी स्टोरी है। तो स्टूडेंट, अब ये मैंने दो तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द अदर मोर क्रिएचर, जो कि मैथोलॉजिकल जो क्रिएचर्स हैं, और भी इसमें 3-4 बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। तो इसमें जो बच्चों मैंने करवाए हैं ये रिवीजन पार्ट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, 1 by 1 सब कुछ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और जो आप इसको देखने के बाद दोबारा रिवाइज करेगा, सो दैट यू कैन बी रिमेंबर। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड वी विल जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द सेम रिविजन पार्ट टू कंटिन्यूइंग दिस सेम चैप्टर। सो स्टूडेंट, अगेन इन द लास्ट आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। Our chapter name is Scientific Invention and Discoveries. मीन्स यहाँ पे कुछ आपको इन्वेंशन गिवन है, आपको उनके इन्वेंटर के नेम साइड गिवन है। यू हैव टू मैच अप and identify the name of that. So you have to learn the invention and the inventor. First one is smallpox vaccination. Smallpox vaccination किसने डेवलप किया था? Answer is Edward Jenner. Like that, all questions has answer given from each one in front of that. So student, you have to learn all the inventor and invention name. For example, in exam asks from you who invent the vaccine of bacteria. तो आंसर इज ल्यूएनहुक ने बैक्टीरिया को वैक्सीन डेवलप किया था। ओके, तो इस तरह से डीडीटी का किसने किया था? विटामिन्स को किसने डिस्कवरी की थी कि विटामिन्स भी होते हैं। इस तरह से आपको सबके नेम और उनके राइटर आपको गिवन है, आपको बुक में से इनको लर्न करना है, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 12। फ्रॉम दिस चैप्टर you have to ask some in between question. For example, HIV की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, होता क्या है HIV, लाइक दैट। तो और चैप्टर नेम इज डेडली डिजीज, मीन्स ये इतनी खतरनाक जो बीमारियां होती हैं जो मीन्स जिसका रीजन एक डेथ ही होता है, मीन्स मनुष्य मरता है। जैसे टुडेज टाइम जो डेडली डिजीज चल रही है वो क्या है? कोरोना वायरस। लाइक दैट दीज आर ऑल्सो वायरस that are reason for death. So student, you have to learn this disease name and this virus name. First one है HIV, human immunodeficiency virus. HIV is known as cause acquired immunodeficiency syndrome. That is the disease name, that is the virus name. If someone is tested HIV positive, अगर कोई HIV positive मिलता है, इट मीन्स दैट सी और ही हैज बीन इन्फेक्टेड विद द वायरस. द इन्फेक्टेड पर्सन डज नॉट हैव एड्स अंटिल द वायरस सीरियसली डैमेज ही एंड हर इम्यूनिटी सिस्टम. स्टूडेंट, जो ये वायरस है ये इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट करता है और उसको कमजोर बना देता है. इसी तरह कोरोना वायरस जो टुडेज टाइम में स्प्रेड हो रहा है वो भी मनुष्य के इम्यूनिटी सिस्टम पे ही इफेक्ट करता है. सो स्टूडेंट, these are some deadly diseases. You have to protect yourself from this type of disease. And today's time COVID-19 is a dangerous virus
disease, you have to protect yourself from them by stay home. So you have to stay home and be safe. Okay. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो मनुष्य का ब्रेन होता है उसके में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या उसका वेट होता है, कितना पार्ट टोटल वेट का ब्रेन होता है, इस तरह से सम मिस्ट्री बताई गई है। इसको रहस्य जो होते हैं वो बताए गए हैं ब्रेन के। स्टूडेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इज द पिक्चर ऑफ आवर ब्रेन। हियर सम क्लूज आर गिवन। ब्रेन फैक्ट: an adult human brain weight 1300 to 1400 grams. When we born, our brain are just 350 to 40 ग्राम। जब पैदा होते हैं तो ब्रेन का जो वेट होता है 350 to 400 ग्राम होता है, बट जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो इसका वेट 1400 तक चला जाता है। नेक्स्ट वन है द ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली वेट अराउंड 2% ऑफ टोटल बॉडी। तो ये क्वेश्चन आपसे आज किया जा सकता है एग्जाम में कि ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का कितना पार्ट ह्यूमन का ब्रेन होता है। तो आंसर इज 2%। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब आपके कंपटीशन एग्जाम हो रहे थे उस टाइम इस चैप्टर को रिवाइज भी कराए थे और इसमें से क्वेश्चन भी कराए थे। ओके, तो यू हैव टू रिवाइज दैट क्वेश्चन ऑल्सो। देयर आर मोर देन 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में 100 से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। Nerve impulses to and from the brain travel as fast as 270 km per hour. Next one is about 20% of the blood flowing from the heart is pumped to the brain. जो टोटल ब्लड का फ्लोइंग है उसमें से 20% ब्रेन के पास जो हार्ट है वो पंप करता है। नेक्स्ट वन इज एवरी मिनट 752. So student, these are some deadly diseases. You have to protect yourself from this type of disease. And today's time, COVID-19 is a dangerous virus disease. You have to protect yourself from them by stay home. So you have to stay home and be safe. Okay. Next one is chapter number 13, mystery of human brain. जो मनुष्य का ब्रेन होता है उसके में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या उसका वेट होता है, कितना पार्ट टोटल वेट का ब्रेन होता है, इस तरह से सम मिस्ट्री बताई गई है। इसको रहस्य जो होते हैं वो बताए गए हैं ब्रेन के। स्टूडेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इज द पिक्चर ऑफ आवर ब्रेन। हियर सम क्लूज आर गिवन। ब्रेन फैक्ट: एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट 1300 to 1400 grams. When we born, our brain are just 350 to 40 ग्राम। जब पैदा होते हैं तो ब्रेन का जो वेट होता है 350 to 400 ग्राम होता है, बट जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो इसका वेट 1400 तक चला जाता है। नेक्स्ट वन है द ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली वेट अराउंड 2% ऑफ टोटल बॉडी। तो ये क्वेश्चन आपसे आज किया जा सकता है एग्जाम में कि ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट का कितना पार्ट ह्यूमन का ब्रेन होता है। तो आंसर इज 2%। मैंने प्रीवियस वीडियो में जब आपके कंपटीशन एग्जाम हो रहे थे उस टाइम इस चैप्टर को रिवाइज भी कराए थे और इसमें से क्वेश्चन भी कराए थे। ओके, तो यू हैव टू रिवाइज दैट क्वेश्चन ऑल्सो। देयर आर मोर देन 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में 100 से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। Nerve impulses to and from the brain travel as fast as 270 km per hour. Next one is about 20% of the blood flowing from the heart is pumped to the brain. जो टोटल ब्लड का फ्लोइंग है उसमें से 20% ब्रेन के पास जो हार्ट है वो पंप करता है। नेक्स्ट वन इज एवरी मिनट 752 of blood flow through an adult brain. Next one है the brain uses 20% of all oxygen we breathe. It need 46 centimeter cube oxygen every time. इसको इतने ऑक्सीजन की नीड होती है। नेक्स्ट वन इज if blood supply to the brain is cut, consciousness will be lost in 8 to 10 seconds. मीन्स बेहोशी की हालत हो जाती है अगर 8 to 10 सेकेंड में जो ब्लड की सप्लाई है वो कट कर दी जाती है। तो एंड रिफ्लेक्स इन 40 to 110
सेकंड। नेक्स्ट वन है ब्रेन वेव्स, बिगेस्ट ब्रेन एंड म्यूजिक फॉर ब्रेन। तो ब्रेन जो वेव्स होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं। जब हम जगे हुए होते हैं या हम स्वप्न में होते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप मीन्स बस लेटे ही हैं, और डीप स्लीप में 4 तरह की वेव्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज बिगेस्ट ब्रेन। ह्यूमन हैव द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोगेशन टू देयर बॉडी साइज। द ब्रेन वेट ऑफ ब्लू व्हेल इज 6 kg बट इट्स बॉडी वेट इज 60 ton। ओके। नेक्स्ट वन इज म्यूजिक फॉर द ब्रेन। म्यूजिक जो ब्रेन को बहुत इफेक्ट करता है। अगर म्यूजिक स्लो है तो वो अच्छा इफेक्ट करता है ब्रेन पे, बट अगर म्यूजिक तेज है तो वो नेगेटिव इफेक्ट करता है ह्यूमन ब्रेन पे। ओके, सो स्टूडेंट यू हैव टू मेक 10 question in between question from that chapter and write in your GK notebook. In previous, when competition exams will prepares, I have to do these questions in video. Okay, you have to revise that question. मीन्स आप जब आपकी कंपटीशन की तैयारी होती है उस टाइम मैंने इस चैप्टर में से इन बिटवीन क्वेश्चन कराए थे, आपको वहां से क्वेश्चन अगेन रिवाइज करने हैं और योर एग्जाम फ्रॉम दैट चैप्टर 12 चैप्टर यू हैव टू राइट द 5 deadly disease name, and from chapter number 11 you have to learn all the invention, vaccine and inventor name. Okay.